फर्स्ट हो गया था अभी फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल, वो है भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है इसमें, तो बस वो लगानी है इसमें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है इसके अंदर तो भी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? tan theta x minus tx square upon हम्म 2 u square cos square theta। हाँ, ये हमने करी थी ना अभी। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x की जगह पे d आ जाएगा अभी, तो x को d पुट कर दो और u की जगह पे v नॉट आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि ए कैनन ऑन ए लेवल प्लेन इज एम्ड at an angle theta above the horizontal and a shell is fired with a muzzle velocity v naught towards a vertical cliff। ठीक है, डिस्टेंस d अवे, मतलब ये कोई वर्टिकल क्लिफ है ये, जैसे डिस्टेंस d पे, और यहाँ पे कोई एक कैनन या कोई गन है, तो एंगल थीटा से कोई शेल फायर करते हैं वेलोसिटी v नॉट से, और ये डिस्टेंस d दिया हुआ है। Then height from the bottom at which the shell strikes the side wall। तो कितनी हाइट पे ये टकराएगा ये हमें बताना है अभी। तो y को एच पुट कर दोगे यहाँ पे फिर, ठीक है, तो वहां से आपके पास हाइट आ जाएगी। अभी कर लोगे इसको भी, y को एच पुट कर दोगे, x को d पुट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा भी ये d आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म कैसे भी जरा बताना, थर्ड कैसे करा? सर देखो, वी यू तो हो गया वी साइन फाइव, हम्म एंड वी हाइट हॉरिजॉन्टल का हो गया यू कॉस थीटा, हम्म तो tan फाइव हो गया वी यू अपॉन वी हॉरिजॉन्टल। एक मिनट, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A particle is thrown with the speed u at angle theta। तो हमने एक पार्टिकल को भी स्पीड u से एंगल थीटा पे फेंका, तो ये मान लो कुछ ऐसे जाएगा। When the particle makes an angle phi with the horizontal, फिर किसी टाइम पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है, और when the particles velocity, ऐसे लिख लो यहाँ पे भी, when the particles velocity makes an angle phi with the horizontal। ठीक है, किसी टाइम पे मान लो वेलोसिटी v हो जाती है एंड इट मेक्स एन एंगल phi with horizontal, तो ये एंगल phi है भी। तो फिर v की वैल्यू बतानी है उस समय। हाँ जी, अब बताओ कैसे करा। हाँ सर, इसके अंदर वी हॉरिजॉन्टल आ गया यू कॉस थीटा शुरू में, ठीक है। सर, उसके बाद वी यू मतलब वेलोसिटी ऑफ यू आ गई वी साइन फाइव,
वी कैसे, यानी वी साइन फाइव, तो ये कंपोनेंट होगा ना वी का। हाँ सर, ये वाला v sin phi। हाँ, ये वी साइन फाइव हो गया, ठीक है। सर उसके बाद tan phi से वैल्यू निकाल दी v की। tan फाइव से कैसे? सर tan phi हो गया v u अपॉन v हॉरिजॉन्टल। tan फाइव होता है वी वाई अपॉन वी एक्स, ये होते हैं। सर v u अपॉन v हॉरिजॉन्टल हो गया वो। हाँ, वी वाई अपॉन वी एक्स होता है, फिर इसके बाद। सर तो v sin phi अपॉन u cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, वी वाई आपने लिख दिया वी साइन फाइव, और वी एक्स सर u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहती है, हाँ? हाँ जी सर। तो वी एक्स तो फिर यू cos थीटा के बराबर ही होगा। तो इससे सर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होके आ रही है u cos थीटा secant phi। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे किया आपने, ठीक है। सर या इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो, ठीक है आपका तरीका। देखो वी एक्स कितना होगा, वी cos फाइव होगा ना, वी वी एक्स, तो वी एक्स होगा वी cos फाइव, और यू एक्स यू cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहती है, तो वी cos फाइव शुड बी इक्वल टू यू cos थीटा। वैसे भी कर सकते हो सीधा, as velocity remains same in horizontal direction, so v cos phi is equal to u cos थीटा। तो cos phi को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा v यहाँ से, तो v आ जाएगा u cos थीटा इंटू secant phi। ठीक है भी, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा भी। 5 में क्या दिक्कत है भी आपको? हाँ जी, 5th क्वेश्चन कैसे करा भी आपने? आप बताओ भी समीक्षा, आपने कैसे करा 5th क्वेश्चन? सर आपने मेरे को पूछा? हाँ हाँ, आपसे पूछा आपने। 5th आपका डाउट नहीं था ना शायद? नहीं सर, मैंने किया है 5th क्वेश्चन। हाँ की, हाँ कैसे करा ये बताओ जरा। सर बोल रही हूँ। हम्म। इसमें देखो हमने अ, किसी टावर से मतलब थ्रो की। The bullet is fired with a velocity 200 meter per second at an angle 30 degree upwards with horizontal from a tower। तो जब किसी हाइट से करते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी नहीं लगा सकते ना। हम्म, 2u sin थीटा अपॉन जी कब लगता है ये? जब ग्राउंड से ग्राउंड तक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना हो। बट अगर किसी हाइट से करते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी नहीं लगता। फिर हमको निकालना पड़ता है एस वाई वाली इक्वेशन लगा के। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई टावर है ये, तो यहाँ से हमने एक बुलेट को फायर किया 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, at angle 30 degree. At the same time, a stone is fired with a velocity 150 meter per second at an angle of 45 degree. और उसी टाइम यहाँ से एक स्टोन को भी फेंका हमने
with velocity u2, suppose u2 150 at an angle 45 degree. तो फिर जो नीचे ग्राउंड तक जाने का जो टाइम लगेगा उसमें फिर ये फार्मूला तो नहीं यूज करोगे आप, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, तो ये फार्मूला तो नहीं यूज करोगे। हाँ, लेकिन आप इतना कह सकते हो कि भाई अगर हम इनकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बुलेट का कितना आएगा, बुलेट का आएगा u1 sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और स्टोन का आएगा u2 sin 45। देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो टाइम जो लगता है, मतलब वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उस पर डिपेंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल पे नहीं करता, वर्टिकल कंपोनेंट पे करते हैं। तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा, तो फिर उसको वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो बस आप ये देख लो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका कम है किसका ज्यादा है। तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा वो जल्दी पहुंचेगा नीचे, जिसका ज्यादा होगा वो लेट पहुंचेगा। तो बुलेट का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u1 sin 30 यानी 200 sin 30 1/2, तो ये 100 आ जाएगा। और स्टोन का आएगा u2 sin 45 u2 150 sin 45 1/√2, तो फिर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बुलेट का वर्टिकल कंपोनेंट कम है स्टोन से, तो बुलेट जल्दी पहुंचेगी और स्टोन लेट पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बुलेट विल रीच अर्लियर। ठीक है, क्योंकि जो टाइम निकालने के लिए जब हम एस वाई वाली इक्वेशन लगाते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लगाते हैं ना भी इक्वेशन टाइम निकालने के लिए, तो यहाँ पे यू वाई ही आता है ना, इसमें यू वाई ही आता है, यू एक्स नहीं आता है इसके अंदर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, अभी समझ आ गई? आज इसके बाद भी 6 to 10 में कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। A person in the rear end of the compartment throws a ball towards the front end. जैसे मान लो कोई ट्रेन है या कोई जो भी है, उसमें एक कंपार्टमेंट है, तो कोई पर्सन है जो उसके रियर एंड पे बैठा हो, ट्रेन मान लो इस तरफ जा रही है, तो यहां से कोई एक बॉल को फेंकता है टुवर्ड्स द फ्रंट एंड, इस तरह से भी। The ball follows a parabolic path. The train is moving with uniform velocity 20 meters per second. A person standing outside on the ground also observes the ball. How will the maximum height h and range are seen by throwers
and the outside observer compare with each other. तो देखो जैसे मान लो इस तरह से फेंका, तो जो पर्सन कंपार्टमेंट के अंदर ही बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पे जो बैठा हुआ है पर्सन, उसको मैक्सिमम हाइट इसकी h दिखेगी, और जो रेंज इसको दिखेगी वो दिखेगी लेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट के इक्वल। तो ये इसको रेंज दिखेगी इसको, ठीक है। बट जो पर्सन आउटसाइड है भी, इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, उसको फिर रेंज और हाइट क्या दिखाई देगी? देखो उसके रिस्पेक्ट में पाथ कुछ ऐसे होगा। तो मैं देखो जब तक ये बॉल ए से बी पे पहुंचेगी तब तक ट्रेन भी थोड़ा आगे जा चुकी होगी। तो मान लो तब तक ट्रेन कुछ यहाँ पे पहुंच जाती है, तब तक ट्रेन कुछ थोड़ा आगे चली जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो फिर जो पर्सन बाहर खड़ा हुआ है उसको क्या दिखेगा कि बॉल ए से स्टार्ट होके पॉइंट सी तक आई है बॉल, वो ये देखेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से। तो उसके रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमम हाइट है वो तो सेम रहेगी, मैक्सिमम हाइट तो सेम रहेगी, लेकिन रेंज उसको ज्यादा दिखेगी। ठीक है। तो रेंज उसको ज्यादा दिखाई देगी। तो फिर क्या होगा भी सेम एच एंड डिफरेंट आर। तो ए आंसर हो जाएगा इसको। समझ आ गई? हाँ जी सर। ठीक है। जो पर्सन कंपार्टमेंट के अंदर है उसको क्या दिखेगा कि बॉल ए से बी तक गई है, और जो पर्सन बाहर है उसको क्या दिखेगा कि बॉल ए से सी तक गई है। ठीक है। हाँ जी, पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओगे? ओके। 11 to 15 में 11th हो जाएगा भी? 11th क्वेश्चन हो गया? नहीं सर। 11th नहीं हुआ? नहीं सर। फार्मूला लगाना है इसमें तो भी। एक बार बाकी सब लोग ट्राई करो जरा 11th क्वेश्चन भी। 2 minutes, I give you 2 minutes for this question. अभी क्वेश्चन क्या है जी? आर की वैल्यू कंपेयर करके होगा। हाँ जी। सर आर की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आंसर आ सकता है ना? हाँ मतलब कोई कंपेयर कैसे? सर जैसे आर की एक वैल्यू तो होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हम्म और अगर हम रेंज आर बाय 2 का एंगल फाई ले लें हम्म तो आर बाय 2 हो गया यू स्क्वायर साइन 2 फाई अपॉन जी। हम्म। तो इससे आर की वैल्यू कंपेयर की तो उससे आंसर निकल सकता है। हाँ वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा ये सर। हमें मैक्सिमम रेंज दे रखी है आर, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है जी? मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी होती है ना मैक्सिमम रेंज। साइन 2 थीटा 1 हो जाता है उसमें। ठीक है। मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी।
फिर पूछा है कि अगर हमने किसी टारगेट को हिट करना है जो डिस्टेंस r/2 पे है गन से, तो फिर कितने एंगल पे हमें उसको फायर करना पड़ेगा। तो अब रेंज r/2 हो गई, और मान लो एंगल थीटा पे फायर किया, तो r/2 इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। अब ये r की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, तो आएगा u² बाई जी 2g। तो u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल, तो यहाँ से भी sin 2 थीटा आ जाएगा 1/2। तो जरा बताओ थीटा की क्या वैल्यू आएगी। सर 45। 45 कैसे। नहीं सर रुका। sin 2 थीटा 1 आया ना, 1/2 आया, तो फिर 2 थीटा कितना होगा जी। सर 30 नहीं, हाँ 30। 30 डिग्री होता है ना भी साइन सर 30। 1/2, साइन 30 1/2 होता है, तो फिर थीटा कितना आएगा 15 डिग्री। तो क्या आंसर होगा अभी। हाँ जी, क्या आंसर होगा अभी, इनमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। सर 11th का आंसर डी होगा, क्योंकि 90 माइनस 15 भी 75 होता है। हाँ ठीक है भी। देखो हम चाहे एंगल थीटा पे फेंके या फिर 90 माइनस थीटा पे फेंके, तो रेंज सेम होती है ना भी दोनों की। ये हमने किया था ना कि 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज, तो फिर इसका आंसर 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 पे फेंकेंगे तो भी रेंज सेम ही आएगी, तब भी r/2 ही आएगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब साइन थीटा 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, क्योंकि साइन 150 भी 1/2 होता है। तो फिर 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है और 150 भी हो सकती है, तो फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू 75 भी आ सकती है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 75। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 11th में कोई डाउट है तो पूछ लो, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको ट्राई करो जरा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने 3 पार्टिकल्स को फेंका एक साथ, 3 particles A, B, C are thrown with speeds VA, VB and VC। तो पार्टिकल A को फेंका स्पीड VA से, B को फेंका स्पीड VB से एट एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और C को फेंका VC से ऊपर की तरफ। A को फेंका हमने हॉरिजॉन्टली, C को फेंका वर्टिकली, और B को एंगल 30 डिग्री पे, और तीनों पार्टिकल्स पॉइंट P पे आके कोलाइड कर जाते हैं, मतलब सेम टाइम पे फेंका तीनों को। ठीक है भी, और वो तीनों फिर पॉइंट P पे आके कोलाइड कर गए, तो इनकी रेशियो ऑफ स्पीड बताना है। तो रेशियो VB इज टू VA इज टू VC, तो ये रेशियो हमने बताना है कि क्या होगा इसको। हम्म, तो कैसे करोगे इसको।
इसमें आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो भी कि अगर हम ए और बी को देखें तो ए और बी का पॉइंट पी तक पहुंचने का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, सी एक्स। ठीक है, पॉइंट ए और बी का पॉइंट पी तक, मतलब पार्टिकल्स ए और बी का पॉइंट पी तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो फिर दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। एंड सिमिलरली बी और सी का पॉइंट पी तक पहुंचने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, से वाई। तो फिर बी और सी की वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में सेम होनी चाहिए, मतलब सेम टाइम में दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो फिर दोनों की वर्टिकल में वेलोसिटी शुरू में सेम होनी चाहिए। तो ए और बी की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम कर दो, बी और सी की वर्टिकल में वेलोसिटी सेम कर दो, और फिर देखो भी क्या आता है वहां से। ये करके देखो जरा भी। तो बी, तो जो पार्टिकल बी है इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी वी बी cos 30, और वर्टिकल में होगी वी बी sin 30। तो फिर ए और बी की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम कर दो, यानी वी ए इक्वल टू वी बी cos 30, और बी और सी की वर्टिकल में सेम कर दो, यानी वी सी इज इक्वल टू वी बी sin 30। And then we have to find this ratio VB is to VA is to VC। अब यहाँ पे VA और VC की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे जो हमने निकाली ऊपर। तो VA की वैल्यू VB cos 30, VC की वैल्यू VB sin 30। तो VB तीनों में कैंसिल हो जाएगा, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, तो आएगा 2:√3, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ये 2:√3:1, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ आ गई? हाँ जी सर। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले एक ये कंसेप्ट देखो जरा। जैसे भी मान लो हमने दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया, the two projectiles are there in air, what is the path of one projectile as seen from other projectile। मतलब एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा। अब ये क्वेश्चन है, what is the path of one projectile relative to other projectile। अभी कैसा पाथ होगा भी एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में।
तो इसका आंसर होगा भी स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, बट कैसे भी। कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्या मतलब क्या रीजन है इसका? अगर हमने दो पार्टिकल्स को एक साथ फेंका डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट वेलोसिटी से, तो अगर हम किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दूसरे का पाथ जो है अपने रिस्पेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा। तो why is it so? देखो इसका रीजन ये है कि when both are thrown, तो एक्सेलरेशन दोनों की g के बराबर होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों की g के बराबर होगी, यानी एक्सेलरेशन दोनों की सेम है। तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर एक्सेलरेशन दोनों की सेम है तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन आपस में दोनों की 0 हो जाएगी, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है भी, बिकॉज व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है भी, हाँ, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यानी हम अगर एक प्रोजेक्टाइल पे बैठे हुए हैं तो हमें दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई देगी, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में उसकी एक्सेलरेशन 0 है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम रहेगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो फिर मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दिखाई देगी, यानी हमें वो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भी, सो पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। उसका रीजन क्या है भी? उसका रीजन ये है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन आपस में 0 होती है। ठीक है भी, तो अब ये क्वेश्चन ये समझ आ गया भी आपको कंसेप्ट? अगर समझ में आ गया हो तो अब ये क्वेश्चन देखो जरा भी, क्वेश्चन नंबर 13। A hunter aims his gun and fires a bullet directly towards a monkey sitting at a distant tree. जैसे मान लो यहाँ पे कोई हंटर है और ये कोई ट्री है मान लो जैसे, ठीक है, ये कोई ट्री है मान लो, यहाँ कोई मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई मंकी बैठा हुआ है मान लो, और जो हंटर है भी वो एक बुलेट को फायर करता है बिल्कुल मंकी को देखते हुए, एकदम मंकी की तरफ, मंकी को एम करते हुए ऐसे। तो टू सेव इट सेल्फ द मंकी में,
तो ये मंकी को अगर अपने आप को बचाना है तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, अगर मंकी वहीं पे बैठा रहेगा तो बच जाएगा, क्योंकि अगर उसने बुलेट को ऐसे फायर किया बिल्कुल मंकी को देखते हुए, तो फिर जो एक्चुअल पाथ है बुलेट का वो कुछ ऐसे होएगा। ग्रेविटी की वजह से थोड़ा पाथ बेंड हो जाएगा और पाथ कुछ ऐसे होएगा इसका। तो मंकी अगर वहीं पे बैठा रहेगा तो शायद मच जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो उसी टाइम अपने आप को ड्रॉप कर देता है नीचे की तरफ, तो जैसे ही बुलेट को फायर किया तो मंकी ने अपने आप को ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ, तो फिर बुलेट उसको यहाँ पे हिट कर जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है जी। देखो, जितने टाइम में बुलेट पॉइंट ए से बी पहुंचेगी उतने टाइम में मंकी भी फिर एम से बी पे पहुंच जाएगा। अभी समझ आ गई? यस सर। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो मंकी अपने आप को ड्रॉप कर देते हैं तो फिर मंकी भी एक प्रोजेक्टाइल बन गया ना भी, और बुलेट भी एक प्रोजेक्टाइल है, मंकी भी एक प्रोजेक्टाइल है। तो फिर मंकी के रिस्पेक्ट में बुलेट का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी मंकी अगर अपने आप को कहीं पे रेस्ट पे अज्यूम कर ले तो फिर उसके रिस्पेक्ट में बुलेट का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ, और फिर बुलेट उसको हिट कर देगी। ठीक है जी। या हम इसको प्रूव कर सकते हैं, देखो इस तरह से भी। ये देखो जरा, मान लो जैसे कि क्वेश्चन इधर भी है, नहीं इस वाले असाइनमेंट में नहीं है। जो एडवांस वाली भेजी थी ना मैंने आपको भी, उसमें है क्वेश्चन है एडवांस वाली में। A particle is projected from point A to hit an apple as shown in figure. The particle is directly aimed at the apple, so that particle will not hit the apple. So that is obvious, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ थोड़ा डेविएट हो जाएगा और फिर एप्पल को हिट नहीं कर पाएगा। Now show that if the string with which the apple is hung is cut at the time of firing the particle, then particle will hit the apple. ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई एप्पल एप्पल हमने हैंग किया हुआ है, और हम एप्पल को एम करके एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। तो मान लो किसी स्पीड यू से हमने पार्टिकल को फेंका एंगल थीटा पे, तो फिर जो पार्टिकल है इसका पाथ कुछ ऐसे होगा भी, एंड इट विल नॉट हिट दी एप्पल। लेकिन जिस टाइम हमने पार्टिकल को फेंका उसी टाइम अगर हम स्ट्रिंग को कट कर दें यहाँ से, then prove that the particle will hit the apple. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जितने टाइम में पार्टिकल पॉइंट ए से बी पे आएगा उतने टाइम में एप्पल भी पॉइंट सी से बी तक आ जाएगा, तो फिर दोनों यहाँ पे हिट कर जाएंगे 20 पॉइंट पे। ठीक है भी। एप्पल की हाइट ग्राउंड से शुरू में कुछ h मान लो, और ये डिस्टेंस कुछ x मान लो,
तो अब ये कैसे प्रूव करोगे कि भी दोनों इकट्ठे पॉइंट बी पे पहुंचेंगे? अगर दोनों इकट्ठे पॉइंट बी पे पहुंच जाएं तो फिर पार्टिकल विल हिट दी एप्पल। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हो भी? अगर मान लो ये वाली हाइट y1 है और ये वाली हाइट y2 है, अगर हम ये प्रूव करते हैं कि y1 प्लस y2 h के बराबर है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। अगर ये प्रूव करते हैं कि y1 प्लस y2 अगर h के इक्वल है, then it will be proved that particle will hit the apple. Now try to prove this, that y1 plus y2 equal to h. चलो मान लेते हैं कि टाइम t पे दोनों यहाँ पे पॉइंट b पे आ जाते हैं टाइम t पे, तो फिर एप्पल के लिए तो इक्वेशन हो जाएगी y2 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एप्पल जो है जब स्ट्रिंग को काटेंगे तो वो उसकी शुरू में वेलोसिटी 0 होगी, तो टाइम t में कितना हाइट नीचे आएगा भी एप्पल y2, तो y2 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा दिया हमने वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये इक्वेशन आ गई एप्पल के लिए। और पार्टिकल के लिए इक्वेशन लगाओ, तो पार्टिकल के लिए आप लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या होती है अभी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बेसिकली यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना भाई, तो इसको हाफ जी टी स्क्वायर ही रहने दो इसको। इस वाली टर्म को हाफ जी टी स्क्वायर ही रहने दो। और इसके अलावा जो ट्रायंगल है भी, ट्रायंगल ए एम सी, यहाँ से टेन थीटा आएगा एच अपॉन एक्स, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो एक्स अपॉन सॉरी एच अपॉन एक्स आएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अगर एच अपॉन एक्स, तो ये कट जाएगा भी, और फिर 1 प्लस 2 कर दो तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भी, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू एच के बराबर आ जाएगा। तो ये समझ आ गया आपको भी? सर आप यस सर। हाँ जी। सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि मतलब y1 प्लस y2 इज इक्वल टू h को प्रूफ करने से हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो दोनों एक ही मतलब जो मतलब क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि वो उसका एप्पल को हिट करेगा। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा जैसे टोटल जो वर्टिकल गैप है दोनों के बीच में, पार्टिकल और एप्पल के बीच में, वो एच के बराबर है, जो वर्टिकल शुरू में जो गैप है। तो कुछ हाइट पार्टिकल ऊपर गया, कुछ एप्पल नीचे आ गया, और दोनों का सम अगर एच के बराबर हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वो हिट कर ही जाएगा। हाँ, अगर y1 प्लस y2 की वैल्यू एच से कुछ कम आती या कुछ ज्यादा आती, फिर हम कह सकते थे कि नहीं करेगा। ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस है भी। देखो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ जी।
हेलो, हाँ जी सर। आपको क्या लग रहा है इसमें, मतलब सर मेरे को समझ में नहीं आया था आपने मतलब मतलब आपने ऐसे क्यों लिया है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि वे सेम टाइम पे दोनों एक ही जगह पे पहुंच जाएं। मतलब जो पार्टिकल है वो वर्टिकली y1 ऊपर गया ए से बी वर्टिकली, और एप्पल y2 नीचे आया। अगर मान लो एप्पल कहीं यहाँ पे होता उस टाइम, पार्टिकल यहाँ पहुंचा बी पे और एप्पल कहीं यहाँ पे होता, और फिर ये डिस्टेंस अगर y2 मानते, तो अब y1 प्लस y2 h के बराबर नहीं होगा ना अब तो इसका मतलब है अब हिट नहीं करेगा पार्टिकल एप्पल को। या अगर मान लो एप्पल यहाँ पे पहुंचा होता टाइम टी पे, तो अभी भी y1 प्लस y2 h के बराबर नहीं होगा, तो हिट नहीं करेगा उसको। ठीक है, ठीक है सर। समझ आ गई। हाँ जी सर। एक तो तरीका ये है भी करने का इसको, दूसरा ये है कि भी अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से सोचें कि जिस टाइम हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसी टाइम एप्पल को ड्रॉप कर दिया, तो फिर नाउ एप्पल आल्सो बिकम्स ए प्रोजेक्टाइल। तो फिर एप्पल के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भी, एप्पल के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी एप्पल की तरफ है, तो फिर हमेशा ही वो एप्पल की तरफ रहेगी, एंड अल्टीमेटली द पार्टिकल विल हिट द एप्पल। ठीक है ना भी, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, क्योंकि पार्टिकल के सॉरी एप्पल के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और अगर शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी एप्पल की तरफ है, तो फिर हमेशा ही वो एप्पल की तरफ ही रहेगी ना, एंड एट सम टाइम इट विल हिट दी एप्पल। जैसे मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है और एप्पल अभी यहाँ पे है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, यहाँ पे टेंजेंट डालो अगर, और ये वेलोसिटी जो होगी ये एप्पल की तरफ ही होगी एकदम। ठीक है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा एप्पल की तरफ ही रहेगी, और अल्टीमेटली फिर वो उसको कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा। ठीक है जी, इसमें बस कंडीशन ही है कि जो रेंज है पार्टिकल की वो एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्टिकल की रेंज ही कम है एक्स से, यानी पार्टिकल यहीं पे आके गिर गया मान लो, तो फिर तो कहाँ से हिट कर जाएगा। तो रेंज ऑफ पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन एक्स, तो फिर वो कहीं ना कहीं पे हिट उसको कर ही जाएगा। ठीक है जी, तो अब बताओ भी इसका क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, 13th का। तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए उसको अपने आप को, या तो वहीं पे बैठा रहे या फिर ऊपर की तरफ जंप कर जाए। ठीक है जी, तो फिर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, समझ आ गई भी। हाँ जी सर। हम्म, इसके बाद भी 14th, 14 तो हो ही गया अभी। ठीक है, the path of a projectile as seen from another projectile is straight line। फिर आपका 15 भी डाउट था भी, 15 क्वेश्चन। हाँ जी सर।
as a particle is projected from a point on the inclined plane, inclined at an angle 30 degree. ये कोई इंक्लाइन प्लेन है भी 30 डिग्री का, और एक पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया पॉइंट ए से मान के. What should be the angle of projection of the particle with respect to inclined plane so that range of the particle along the plane is 0? तो रेंज अगर 0 करनी है तो फिर पार्टिकल को हमें ऊपर की तरफ फेंकना होगा भी एकदम, तभी रेंज 0 हो सकती है, ताकि पार्टिकल फिर वहीं पे आके गिरे. ठीक है. अगर हम पार्टिकल को बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकेंगे वर्टिकली तो फिर वहीं पे आके गिरेगा ना पार्टिकल, तो रेंज क्या हो जाएगी फिर? तो रेंज हो जाएगी 0 0. ठीक है. तो फिर हमने ये वाला एंगल बताना है, तो व्हाट इज दिस एंगल? तो फिर हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. ठीक है भी. ठीक है सर. हाँ जी, पहले 15 में और कोई डाउट है तो बताओ किसी को. इसके बाद भी 16 क्वेश्चन हो गया. 16 से 20 में अगर डाउट है तो बताओ भी. 16 से 20 में सर क्वेश्चन नंबर 16. कौन सा 16? हाँ जी सर. हाँ, तो रेंज सेम होती है जब एंगल थीटा पे है को या 90 माइनस थीटा पे है को. मास का तो इसमें कोई लेना देना होता नहीं है. जो भी हमने फार्मूले करे हैं वो सारे फार्मूले जो हैं वो प्रोजेक्टाइल के मास के इंडिपेंडेंट हैं, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा. तो अगर फर्स्ट को फेंका 22.5 डिग्री पे तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 90 माइनस 22.5 डिग्री. ठीक है जी. तो आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री. ठीक है जी. ठीक है सर. तो मास का यहाँ पे कोई मतलब लिंक नहीं है इस क्वेश्चन से. हाँ जी, और भी अप टू 20. 18th. हाँ जी सर. 18th क्वेश्चन हमने देखो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया था, ये वाला थर्ड का सेकंड पार्ट. बिल्कुल ऐसा ही है भी एकदम. ठीक है. ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई करके आपको बोल दूंगी. थर्ड का सेकंड पार्ट जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही है एकदम. और भी ठीक है. अप टू 20 और कोई डाउट? ओके, 21 से 25. सर क्वेश्चन 23. 23. ट्वेंटी टू हो गया था अभी. 22. हाँ जी सर. 22 बताना एक बार कैसे हुआ. एक मिनट इनको बाकियों को ट्राई करने दो, फिर आप 2 मिनट बाद बताना भी. ठीक है. हाँ जी, बाकी आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 22. सर मैक्सिमम हाइट पे जो v होगा वो u cos थीटा के बराबर होगा. ठीक है. तो फिर बाद में मैंने v को u/2 इज इक्वल टू u cos थीटा पुट किया, उससे थीटा 60 डिग्री आ गया. फिर बाद में फॉर्मूला लगाई है r इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई g. ठीक है. ठीक है.
तो इसमें लिखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाती है, यानी तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है u cos थीटा एंड दैट इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर यहाँ से cos थीटा 1/2 आ जाएगा, थीटा 60 आ गया, और अब रेंज का फार्मूला लगा दोगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री, तो ये 120 हो जाएगा। साइन 120 √3/2 होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। तो एक बार ट्राई करो भी जरा सब लोग इसको। The particle is projected with a velocity u so that horizontal range is twice the greatest height. तो रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट। तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो और एच की वैल्यू पुट कर दो भी, वहां से फिर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर क्या बताना है अभी, द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ अटेन्ड इज व्हाट। तो एच की वैल्यू बतानी है अभी, और एच का ये फार्मूला होता है। तो पहले भी यहाँ पे आर और एच की वैल्यू पुट करके और उसको सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू निकालो, और फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और फिर देखो क्या आंसर आता है। इस तरह से करो जरा इसको। साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गई, यहाँ से tan थीटा 2 आ जाएगा। तो फिर इस ट्रायंगल बना लो, ये 2 ये 1, इसको 2 को 2/1 लिख लो। तो फिर इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बिकम √5। देन व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम हियर, 2/√5। अब ये वैल्यू पुट कर दो भी साइन थीटा की, ठीक है। तो ये ए आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई भी सभी को। हाँ जी सर। इसके बाद भी 24th भी ऐसे ही है, भी बिल्कुल ऐसे ही है 24th भी, ठीक है।
25 and 26 both are related. ये आप ट्राई करना भी 25 और 26, ठीक है। चलो अभी ट्राई कर लो 5 मिनट। अभी ट्राई क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। अभी 25 तो कर लोगे भी, r इक्वल टू एच कर दो जैसे हमने पहले किया था भी। यहाँ पे r इक्वल टू 2s था और यहाँ पे r इक्वल टू h है, तो सेम तरीके से करोगे तो tan थीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पे, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है। अब 26 देखो जरा भी कैसे होगी। तो जब r इक्वल टू एच के बराबर होता है तो उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है tan थीटा इक्वल टू 4। तो 25 में तो आगे भी tan थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो भी क्या है। A particle is projected from ground at some angle with the horizontal. हमने एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका किसी एंगल पे, तो इसका पाथ कुछ ऐसे होगा भी। लेट P इज द पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट h, ये पॉइंट P है भी और ये मैक्सिमम हाइट h। और एट व्हाट हाइट अबव द पॉइंट P द पार्टिकल शुड बी एम्ड। तो हमने पार्टिकल को एम तो बेसिकली इस पॉइंट पे करा है, एम तो हमने यहाँ पे करा है भी इसको, मतलब इस पॉइंट पे एम करा है हमने। तो फिर ये वाली हाइट पूछ रहा है भी क्वेश्चन में, ये वाली हाइट कितनी होनी चाहिए। मान लो ये हाइट है स्मॉल h, तो एट व्हाट हाइट अबव द पॉइंट P द पार्टिकल शुड बी एम टू हैव रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, ताकि जो इसकी रेंज है वो h के बराबर हो सके, यानी r इक्वल टू h। तो फिर स्मॉल h की वैल्यू बतानी है भी क्या होगी। अब जरा ट्राई करो इसको भी 2-4 मिनट के लिए, ठीक है। हमने एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है, मतलब पॉइंट ए से हमने पार्टिकल को फेंका किसी स्पीड u से एंगल थीटा पे, इस तरह से फेंका कि रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट के बराबर है। बट हमने फेंकते टाइम पार्टिकल को एम तो इस पॉइंट पे किया ना, से पॉइंट क्यू पे एम किया हमने। तो बस यही पूछ रहे हैं कि भाई पॉइंट क्यू की हाइट पी से कितनी है, बस ये पूछ रहा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन को देखो बड़े ध्यान से। एट व्हाट हाइट अबव द पॉइंट पी द पार्टिकल शुड बी एम्ड। तो एम तो हम पॉइंट क्यू पे कर रहे हैं ना भाई फेंकते टाइम इसको,
जबकि वो क्यू पे नहीं पहुंचेगा, वो जाएगा पी से क्रॉस करके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसका पाथ बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती फिर तो वो सीधा क्यू पे ही जाता, बट ग्रेविटी की वजह से उसका पाथ बेंड हो गया, तो फिर वो पॉइंट पी से पास कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये स्मॉल एच की वैल्यू बतानी है कितनी है। समझ आया भी क्वेश्चन? यस सर। आप कैसे करोगे इसको, ये देखो जरा। देखो जब r इक्वल टू एच है तो टेन थीटा 4 के बराबर हो जाएगा, ये जो हमने 25th क्वेश्चन में किया था, तो फिर ये वाला रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, और फिगर से टेन थीटा कितना आएगा अभी, फिगर से जो ये वाली ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल से टेन थीटा कितना आएगा? ट्रायंगल ए एम क्यू, हाँ जी, व्हाट इज टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा h प्लस एच, और इसका बेस होगा ए एम, तो ए एम की वैल्यू r/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे r को भी h ही पुट कर दोगी, क्योंकि r h के बराबर ही है, तो r को h पुट कर दो। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगी, तो यहाँ से सॉल्व करके h की वैल्यू h के बराबर आ गई, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59। तो पहले भी क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है ये। फ्रॉम अ टावर ऑफ लार्ज हाइट, मान लो कोई टावर है काफी हाइट का, ठीक है, मान लो जैसे ग्राउंड है और ये कोई टावर है, two bodies are simultaneously projected horizontally in opposite directions। तो यहाँ से हम दो बॉडीज को फेंकते हैं इकट्ठे और अपोजिट डायरेक्शंस में, with velocities 2 and 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो मान लो फर्स्ट बॉडी को हमने फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से, सेकेंड को फेंका हमने 8 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं इनको अपोजिट डायरेक्शंस में। तो भी इसका पाथ कुछ ऐसे होएगा, फर्स्ट बॉडी का, सेकेंड बॉडी का पाथ मान लो कुछ ऐसे होएगा। अच्छा, क्योंकि शुरू में वर्टिकल में इन दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो फिर वर्टिकली दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा किसी भी टाइम पे। जैसे मान लो किसी किसी टाइम पे जो फर्स्ट बॉडी है वो यहाँ पे पहुंचती है, तो सेकंड बॉडी इसका हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होगा, यानी सेकंड बॉडी उस टाइम पे यहाँ पे होगी। ठीक है भी, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों का सेम होगा, मतलब ग्राउंड से हाइट दोनों की सेम होगी।
क्योंकि शुरू में दोनों की वर्टिकल में वेलोसिटी 0 है, तो वर्टिकली दे विल फॉल बाय सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। अब क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन, टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ टू बॉडीज टू बिकम परपेंडिकुलर। तो मान लो किसी टाइम पे फर्स्ट बॉडी यहाँ पे पहुंचती है, सेकंड बॉडी यहाँ पे पहुंचती है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी मान लो v1 हो जाती है यहाँ पे इस तरफ, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे v2 हो जाती है मान लो इस तरफ। तो फिर v1 और v2 आपस में परपेंडिकुलर कब हो जाएंगे, किस टाइम पे हो जाएंगे, ये पूछा है इसमें भी। टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ टू बॉडीज टू बिकम परपेंडिकुलर, यानी अगर हम v1 v2 को थोड़ा पीछे बढ़ाएं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का किस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे करोगे इसको, इसमें आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना भी कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो फिर v1 डॉट v2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो v1 डॉट v2 0 होना चाहिए। तो v1 निकालो v2 निकालो वेक्टर फॉर्म में और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो और फिर देखो क्या आता है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए लगाते हो तो वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, ये राइट की तरफ है तो इस तरफ आई कैप ले लो तो फिर 2 आई कैप हो जाएगी। और एक्सेलरेशन जो है भी वो ग्रेविटी के बराबर होगा यानी जी के इक्वल होगा और वो नीचे की तरफ होता है तो फिर वो हो जाएगा माइनस जी जे कैप, ठीक है। और टाइम टी और जी की वैल्यू 10 लेते हो तो क्या आएगा, ये 2 आई माइनस 10 टी जी। सिमिलरली व्हाट इज v2, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट तो फिर ये माइनस 8 आई कैप हो जाएगा और एक्सेलरेशन तो इसकी भी माइनस जी ही होगी तो फिर ये माइनस 10 टी जी कैप। और v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगी तो कितना आएगा v1 डॉट v2, हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 16 और जे को जे से तो माइनस 10 टी इंटू माइनस 10 टी कितना हो जाएगा, प्लस 100 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू 0.4 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा अभी 57 का आंसर सी। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 58।
इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भी। हाँ जी, 58 में क्या पूछा है अभी? The horizontal distance between the two bodies when their velocity vectors are perpendicular, यानी ये वाली डिस्टेंस पूछी है अभी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए से बी का डिस्टेंस पूछा कितना होगा? ए से बी का डिस्टेंस, तो मान लो अगर ये डिस्टेंस x1 है, और ये डिस्टेंस x2 है, तो फाइंड x1 फाइंड x2, फिर आपका आंसर हो जाएगा x1 प्लस x2। अभी x1 कितना आएगा अभी? देखो हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन होती नहीं है कोई, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। तो हॉरिजॉन्टल में शुरू में वेलोसिटी जैसे फर्स्ट पार्टिकल की 2 थी, तो हमेशा 2 ही रहेगी, तो फिर x1 आ जाएगा u1 इंटू टी। ठीक है जी, व्हाट इज x1? u1 इंटू टी। सिमिलरली व्हाट इज x2? x2 आएगा u2 इंटू टी, और फिर डिस्टेंस ए भी कितनी हो जाएगी? x1 प्लस x2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे बस। तो ये 4 मीटर आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखोगे इसके बाद। अब उसे टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ टू बॉडीज टू बिकम परपेंडिकुलर। तो किसी टाइम पे फिर जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, से s1, और सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, से s2। तो इनके बीच में जो एंगल है भी ये, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो फिर इसे कैसे करोगे भी? तो सेम कंसेप्ट भी, फाइंड s1 फाइंड s2, और जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो s1 डॉट s2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और s की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर इक्वेशन यूज कर लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो u a वगैरह की, फाइंड s1 फाइंड s2 एंड देन फाइंड डॉट प्रोडक्ट, उसको जीरो पुट कर दोगे। हाँ भी कर लोगे इसको भी। सो ट्राई दिस यूर सेल्फ। ठीक है भी। अभी क्वेश्चन नंबर 61।
two particles 1 and 2 are projected at same time. What should be the velocity v of particle 2 so that both collide in mid air? ठीक है। तो भी अगर दोनों को कोलाइड करना है तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए भी कि एक पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में दूसरे की तरफ ही होनी चाहिए, जैसे हमने पीछे वो मंकी वाला क्वेश्चन किया था। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 with respect to 2 should always be towards 2, या velocity of particle 2 with respect to 1 should always be towards 1, तो फिर वो टकरा सकते हैं। तो चलो पहले हम ये निकालते हैं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी आपस में। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी कितनी होगी, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर इसको, तो 10 इसके कंपोनेंट कर लो। ये कंपोनेंट क्या आएगा 10 का, ये आएगा 10 cos 37, cos 37 4/5 होता है भी, तो फिर 8 आ जाएगा भी, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 10 sin 37, sin 37 3/5, तो 6 आ जाएगा। तो फिर v1 आ जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। और सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी हमने बतानी है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो फिर v2 हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ है तो माइनस v i कैप, तो ये v1 आ गया, v2 आ गया। नाउ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो हो जाएगी v1 माइनस v2, तो ये वैल्यूज पुट कर दो v1 v2 की, तो कितना आ जाएगा भी, ये आएगा 8 प्लस v i कैप प्लस 6j कैप। यानी हमने पार्टिकल 1 की वेलोसिटी निकाली है 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर 2 अपने आप को रेस्ट पे अज्यूम कर ले, ठीक है, 2 अपने आप को रेस्ट पे अज्यूम कर ले, तो फिर 2 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ये वाली होनी चाहिए। तो पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 की ये वेलोसिटी दिखाई देगी, और ये वेलोसिटी अगर पार्टिकल 2 की तरफ ही है, यानी ये वेलोसिटी इस तरफ ही है, अगर 2 की तरफ ही है, तो फिर दोनों कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो वेलोसिटी है अगर ये इस तरफ है पार्टिकल 2 की तरफ, ये एंगल थीटा मान लो अगर, देन बोथ विल कोलाइड। अभी समझ आ गई बात। तो फिर उसके लिए, तो अगर v12 इस तरफ है, ठीक है, अगर v12 इस तरफ है तो फिर यहां से tan थीटा आना चाहिए 6/8 प्लस v, और फिगर से tan थीटा आएगा 3/5, ठीक है जी। तो फिर फिगर से tan थीटा 3/5 आएगा,
और यहाँ से tan थीटा आएगा 6/8 प्लस v, क्योंकि मान लो कोई वेलोसिटी अगर एंगल थीटा पे है विद x एक्सिस, तो tan थीटा होता है vy/vx। क्या होता है tan थीटा? vy/vx होता है ना। तो vy यहाँ पे 6 है और vx 8 प्लस v। तो बस यहाँ से v निकाल लो, कितना आएगा? तो v की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है जी। फिर बी आंसर हो जाएगा इसका। अभी समझ आ गई ये चीज? हाँ जी सर। हम्म। बट इसमें आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि इनका कोलिजन मतलब यहीं पे हो जाए कहीं पे। जैसे मान लो पार्टिकल 1 का पाथ कुछ ऐसे है और 2 का कुछ ऐसे है और यहाँ पे कोलिजन हो गया, ठीक है भाई। लेकिन लेकिन मान लो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि भाई पाथ कुछ इस टाइप से हो और कोलिजन कुछ यहाँ पे आके हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब ग्राउंड के ऊपर ही कोलिजन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो। अगर ये ग्राउंड है तो फिर इस तरह का तो पॉसिबल नहीं होगा। वो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर ये कोलाइड करें तो मतलब कि इस लाइन के ऊपर ही कोलाइड करें, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर ही कहीं कोलाइड करें, ठीक है जी। तो ये कैसे चेक करोगे? तो ये चेक करने के लिए देखो, हमारे पास v की वैल्यू जैसे 2 आ गई, ठीक है। और इसकी हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है? इसकी हॉरिजॉन्टल में 8 आई थी। तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है दोनों की आपस में? हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी ये वाली है भी 8 प्लस v, यानी 10 के बराबर है। और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट होगा 5 के बराबर। मान लो वो अगर यहाँ टकरा जाते हैं कहीं पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे टकरा जाते हैं अगर ये, तो हॉरिजॉन्टल में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर होगा और रिलेटिव वेलोसिटी 10 है। तो टाइम कितना लगेगा टकराने में? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, यानी 0.5 सेकेंड, यानी 1/2 सेकेंड। और 1/2 सेकेंड में ये नीचे कितना आएगी ये बॉडी, सेकेंड वाला पार्टिकल? वर्टिकल कितना नीचे आएगा? तो वर्टिकल नीचे आएगा हाफ g t²। तो ये आएगा 1.25, यानी 3 से कम आ रहा है अभी, ठीक है। 3 से कम आ रहा है तो इसका मतलब कोलिजन ही यहीं पे हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मान लो ये वैल्यू 3 से ज्यादा आ जाती, अगर ये वैल्यू 3 से ज्यादा आ जाती तो फिर कोलिजन कहीं नीचे होना, फिर नीचे होएगा यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ सकती है। मान लो कई बार
एक ऑप्शन दे दें यहाँ पे नन ऑफ दिस, तो फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उस केस में चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नन वाला तो आंसर है नहीं है कोई, तो फिर इसका मतलब कोलिजन ऊपर ही हुआ होगा। ठीक है, अभी समझ आ गई ये चीज? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और, हम जो वो मंकी वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना अभी पीछे, ये वाला, इसमें एक चीज और आप देख लो भी। मान लो भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अगर, ठीक है, सपोज किसी एंगल थीटा पे स्पीड यू के साथ, इफ देयर वर नो ग्रेविटी, अगर मान लो कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो फिर इसका पाथ होता स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है जी, और टाइम टी के बाद मान लो पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है भी, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती, तो फिर इसका पाथ होता स्ट्रेट लाइन, फिर तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता, फिर तो सीधा ही जाता ही है। बट अगर ग्रेविटी है तो फिर इसका पाथ कुछ ऐसे होगा, फिर इसका पाथ कुछ ऐसे होगा, मान लो ऐसे कुछ। और अब टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ की बजाय अब यहाँ पे होगा भी। ठीक है, अब ए की बजाय बी पे होगा टाइम टी पे। अगर ग्रेविटी नहीं होती फिर तब वो पॉइंट ए पर होता, और अगर ग्रेविटी है तब वो पॉइंट बी पे होगा टाइम टी पे। तो फिर ये जो गैप आएगा दोनों के बीच में, इसकी वैल्यू होगी हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या वैल्यू होगी इसकी? हाफ जी टी स्क्वायर, यानी ग्रेविटी के इफेक्ट से वो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा टाइम टी में। तो ये कंसेप्ट है इसमें भी। ठीक है, जो हमने ये पीछे किया था बीच का, कहाँ पे किया था? वो एप्पल वाला क्वेश्चन कहाँ करा था? कहाँ गायब हो गई? आगे करा था ना अभी हमने। तो y2 की वैल्यू आई थी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम तरीके से अभी समझ आ गई ये चीज। यानी टाइम टी में ग्रेविटी के इफेक्ट से वो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, अदरवाइज इसने सीधा जाना था, बट ग्रेविटी के इफेक्ट से वो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इतना ही करते हैं अभी इस क्लास में। तो फॉर द नेक्स्ट क्लास कंप्लीट दिस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ठीक है, चलो अभी और किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।